We shall see dynamics of circular motion. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर्कुलर मोशन, फिर आएगा रोटेशनल मोशन, फिर आएगा रोलिंग मोशन, फिर आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर आएगा वेव मोशन। मोशन ही मोशन है, ढंग से समझ लो बाबा, नहीं तो पूरा क्या कहते हैं लूज मोशन। अच्छा, चलो पहले चीज सोचते हैं कि कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमता है तो क्या होता है, हम उसके काइनेटिक्स में देख चुके हैं। अब कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमेगा क्यों? क्या कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स? बिना एक्सटर्नल फोर्स का सर्कुलर पाथ में घूम सकता है क्या? चलो सोचते हैं। कोई चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो सकता, बिकॉज वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ। और कोई चीज अगर सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो कभी ऐसा वेलोसिटी है, कभी ऐसा वेलोसिटी। वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है मतलब एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है मतलब उसके ऊपर फोर्स है। सो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ए बॉडी कैन नॉट मूव इन ए सर्कुलर पाथ। ये चीज तय हो गया। न्यूटन भी बोल रखे हैं फर्स्ट लॉ में, as long as no external force is applied, a body will keep on moving along a straight line. अब ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो पक्का एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। दैट एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए? वो एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए? अब सोचो, बिना एक्सटर्नल फोर्स का कोई चीज ऐसे जा रहा था, आप चाहते हो कि घूम जाए, क्या करोगे आप? आई एम गिविंग यू चॉइसेस। हम चाहते हैं कि ऐसे घूम जाए, तो यू विल पुल इट इन दिस डायरेक्शन, यू विल पुल इन दिस डायरेक्शन, यू विल पुल इन दिस डायरेक्शन, यू विल पुल इन दिस डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में पुल करोगे? आपको लग रहा है फ्रॉम योर गेसिंग ये जा रहा था ऐसे ओरिजिनल वेलोसिटी ए बी सी डी ई, कौन सा डायरेक्शन में खींचोगे कि घूम जाएगा ये? अब अगर ऐसे खींच लोगे तो इधर को घूम जाएगा, है कि नहीं? इसका मतलब यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन सर आप कैसे बोल सकते हो? खाली ऐसे सोच के बोल देंगे क्या परपेंडिकुलर? नहीं, वो हम लोग डिराइव करेंगे और प्रूफ भी करेंगे, ठीक है? तो पहले क्या देखें, एन एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू make a body move along a circular path। ये पक्का है कि सर्कुलर पाथ, कोई बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स पक्का जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। That external force which helps a body to move in a circular path is called क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमें देखना है कि वो फोर्स है कैसा, क्या है उसका रंग रूप, क्या है उसका मैग्नीट्यूड। जब भी कोई फोर्स आता है जब भी कोई फोर्स आता है वी नीड टू नो थ्री थिंग्स अबाउट द फोर्स। क्या क्या था? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो एन एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ। दैट एक्सटर्नल फोर्स वी विल कॉल एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम लोग करेंगे डिराइवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? डिराइवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं सीपी फोर्स लिख रहा हूं। चलो मानते हैं कि मैं इसको यहां पे करता हूं। पॉइंट नंबर 3 में डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो मानते हैं कि कोई चीज ऐसे सर्कुलर पाथ में जा रहा है,
हम जानना ये चाहते हैं क्या फोर्स है। अगर कोई मास सर्कुलर पाथ में जा रहा है, v स्पीड में जा रहा है, जब वो इधर से जा रहा था तब वो v स्पीड में जा रहा था, हम जानना ये चाहते हैं कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ताकि वो ऐसे जा रहा था अब थोड़ी देर में ऐसे जाने लगा है, क्या फोर्स है। फोर्स निकालने की तरीका क्या है, सेम न्यूटन महाराज ने बताया, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। लेट अस सी व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन ए टाइम ऑफ dt सेकंड्स। एक छोटा सा टाइम लेंगे dt सेकंड में, देखेंगे कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ। ठीक है, ठीक से समझना। चलो मानते हैं कि ये पहले मोमेंटम ऐसे था, ये v स्पीड में जा रहा था, तो मोमेंटम कितना था, p was equal to mv, call it p1। जब वो इधर से जा रहा था छोटे से समय के बाद, तब मान लो कि उसका मोमेंटम p2 है, mv है। ये पॉइंट को नाम देते हैं a, ये पॉइंट को नाम देते हैं b, और ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर। चलो ऐसे करते हैं, लेट ए पार्टिकल मूव्स along the circular path of radius r, let it moves from A to B in a small interval of dt seconds। चलो छोटा सा इंटरवल लेंगे क्योंकि हम dp by dt निकालना चाहते हैं ना, छोटा सा इंटरवल लेंगे। तो ये v स्पीड में जा रहा था, तो आप क्या कहोगे, ए बी, जो आर्क लेंथ कितना होगा, से लेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दिस इंटरवल इज थीटा। चलो मानते हैं कि जो वो यहां से यहां तक गया वो थीटा एंगल गया, तो क्या होगा आर्क लेंथ बताओ, आर्क लेंथ कितना, आर्क लेंथ जाएगा, अगर रेडियस r है, ये थीटा है, आर्क लेंथ इज r थीटा, ये हम जानते हैं। तो आर्क लेंथ को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इफ इट इज मूविंग विथ ए स्पीड v, तो a से b जाने में कितना समय में गया है, dt सेकंड में, dt सेकंड में कितना दूर गया होगा, v dt। तो आप मिला आर्क लेंथ r थीटा इज इक्वल टू v dt, क्योंकि वो v स्पीड में जा रहा था, dt सेकंड में ऐसे भी गया, तो हम कहेंगे v dt गया, बट दैट इज द आर्क लेंथ, दैट आर्क लेंथ इज रिलेटेड टू r बाय द रिलेशन r थीटा इज इक्वल टू v dt। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना, हम करने क्या जा रहे हैं, पहले हमारा गोल क्लियर रहना चाहिए। हम निकालना चाहते हैं जब वो यहां से यहां पर गया कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम विल बी द फोर्स। लेट अस सी व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन dt सेकंड्स। तो हम कहेंगे हियर हम कहेंगे व्हाट इज डेल्टा p, डेल्टा p इज फाइनल मोमेंटम minus initial momentum। What is that? This is nothing but change in momentum in dt seconds। अच्छा ऐसा, तो ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन होता है फोर्स का डायरेक्शन। तो हम क्या कहेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम वेक्टर a माइनस वेक्टर b, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इट इज p2 का स्क्वायर p1 का स्क्वायर माइनस 2p1 p2 इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड होल रूट ओवर। अब dt सेकंड में ये यहां से यहां पर गया है, ध्यान से देखिए, अभी अगर dt सेकंड में यहां से यहां पर गया है तो p2 और p1 में क्या एंगल है, ये है p1, ये है थीटा। P1 ऐसा है और P2 ऐसा है,
एंगल हो गया थीटा, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, ये 180 माइनस थीटा हुआ, तो ये हो गया थीटा। तो हम कहेंगे P2 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 cos थीटा। फिर what is P1? P1 is mv. What is P2 magnitude? That is also mv. It was moving with speed v during this period. We are considering a small time. अच्छा ऐसा, तो चलो ये दोनों का वैल्यू को डाल देते हैं और देखते हैं क्या है। तो हम कहेंगे ये डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर 2mv इंटू एम वी कॉस थीटा होल पावर। तो एम वी का स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, बाहर आ जाएगा, रूट ओवर निकल जाएगा तो रहेगा एम वी, अंदर क्या रहेगा, ये था 2mv, ये भी 2mv स्क्वायर, तो हम ले लेते हैं ना √2 टाइम्स mv बाहर आ गया, √2 टाइम्स mv बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया देखो तो ये 2mv स्क्वायर बाहर ले आए, बाहर आ गया कितना √2 टाइम्स mv, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 1, ये हो गया 2mv से चला गया 1 माइनस cos थीटा। शायद आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स मालूम होगा कि cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है cos थीटा का वैल्यू। तो अगर हम इसका वैल्यू डाल लेते हैं, हाँ सॉरी 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, वैल्यू डालें और क्या मिलेगा √2mv इंटू रूट ओवर ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, थोड़ा मारपीट करो तो एक √2 आएगा, हो जाएगा 2mv sin थीटा बाई 2। सो द चेंज इन मोमेंटम इज 2mv sin थीटा बाई 2। समझने में कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। But what we are doing all this, we are finding the change in momentum in a very small interval of dt seconds. In a very small interval of dt seconds. अगर इंटरवल है dt सेकंड बहुत छोटा तो ये एंगल कितना होगा, एंगल भी काफी छोटा होगा। As we consider for a very small interval of dt seconds, very small interval of dt seconds, therefore क्या कहेंगे, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। सो आप कह सकते हो थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज सेम एज थीटा, सो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2, ये आपको मालूम होना चाहिए। When theta is very small, sin theta becomes same as theta by 2। ये आपको एक कंक्लूजन है, इसको कभी बाद में डिस्कस करके प्रूव करवा देंगे आपको। अभी आप फिलहाल याद रखो, when theta is very small, sin theta by 2 is equal to theta by 2। If you go for sin 0.01 रेडियन, वैल्यू निकलेगा 0.01, इसको सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, डोंट डिस्कस नाउ। तो ये हम जानते हैं कि sin theta by 2 will be equal to theta by 2. For small angles, sin alpha is equal to alpha, sin theta is equal to theta, sin theta by 2 is equal to theta by 2, ऐसे। तो ये सारा देखने के बाद हमें क्या मिला, डेल्टा पी 10 डेल्टा पी क्या हो गया, डेल्टा पी क्या हो गया, we find डेल्टा पी कितना हो गया, का मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं इसलिए वेक्टर मार्क नहीं दिए, 2mv sin theta by 2 can be written as 2mv theta by 2, तो 2 को खा गया, मिला mv theta is change in momentum, change in momentum हो गया mv theta। याद करो थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन किए थे, क्या डिस्कशन किए थे कि जो पार्टिकल था
वो कहां से कहां पर गया था, ए से बी तक गया था, ए से बी तक dt सेकंड में गया था। तो ये आर्क लेंथ कितना था, vdt, और ये एंगल कितना था, थीटा। तो आप कहते थे कि आर्क लेंथ, वी नो, हमें मालूम है दैट व्हाट आर थीटा इज इक्वल टू vdt। सो थीटा को क्या लिख सकते हैं, vdt बाई आर। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसका वैल्यू ही है, md थीटा की जगह वैल्यू डाल देते हैं। thus डेल्टा p इज कमिंग आउट टू बी mv, थीटा की जगह vdt बाई आर डाल दिए तो हो गया mv स्क्वायर बाई आर इनटू dt। दिस इज व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, बट वी आर इंटरेस्टेड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स व्हिच इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इतना चेंज इन मोमेंटम हुआ dt सेकंड में, 1 सेकंड में कितना होगा, डेल्टा p बाई डेल्टा t, कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई r। मतलब कोई भी मास m अगर सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r में जा रहा है, जब वो v स्पीड में जा रहा है, तब उसके ऊपर क्या फोर्स है, तब फोर्स है mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, mv स्क्वायर बाई r। लेकिन खाली फोर्स बोलने से थोड़ी होगा, डायरेक्शन भी तो बोलना पड़ेगा। अगेन न्यूटन जी को पूछते हैं क्या होता है भाई डायरेक्शन फोर्स का, अरे भूल गए क्या, बताए थे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और द चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो अब सोचना है कि हमें फोर्स का डायरेक्शन चाहिए, तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन देख लेंगे। लेट अस सी द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये कोई चीज ऐसे घूम रहा था, अब जब यहाँ पे था उसका मोमेंटम था p, जितना mv, कितना था mv, ठीक है, मैग्नीट्यूड हम टॉकिंग। जब वो यहाँ पर था उसका मोमेंटम कितना था, mv, ये था फाइनल मोमेंटम, ये था इनिशियल मोमेंटम, हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके साथ ये हो गया फाइनल मोमेंटम, इसके साथ जोड़ते हैं माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। आप देख रहे हो कि ये हो गया फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम कैसे था, ऐसे, तो माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम कैसे होगा, ऐसे। तो आप देख रहे हो कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि फाइनल मोमेंटम भी mv था, इनिशियल मोमेंटम भी mv था। ये हो गया p2 और ये हो गया माइनस p1, दोनों को जोड़ेंगे, कौन सा लॉ से जोड़ेंगे, जब हम दो वेक्टर ऐसे लिखें, इनको कौन से लॉ से जोड़ते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से, द डायगोनल गिव्स यू द रिजल्टेंट। तो इन दोनों को पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान में रखते हुए ये कि p2 का मैग्नीट्यूड और p1 का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये अगर दोनों बराबर है, जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो तो दोनों की बीचों बीच होगा, बीचों बीच होगा, मतलब इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। So this will be the direction of change in momentum। ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि दोनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड होने से, अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, उनका रिजल्टेंट उनका बीचों बीच होता है। तो यहाँ पर भी दोनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का होने के कारण रिजल्टेंट इज लाइक दिस। सो इनके बीचों बीच रहेगा, ऐसे मतलब इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर C। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर C। Direction of F is perpendicular to the velocity, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कैसे था, ऐसे था। It is perpendicular to the velocity, perpendicular to the velocity and directed towards center of circle, center of circle, और directed towards center। ये हो गया F। F क्या है, F is the centripetal force। ये F क्या हो गया, that is the external force which is helping to rotate। That external force which helps the body to rotate in a circular path is called centripetal force। तो F क्या हो गया, F is
सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ही हमें F मिल गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। डेरिवेशन तो आपको किसी एंट्रेंस में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, बर्डन स्कूल बड़े बड़े मजे लेके पूछ लेते हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाउ टू डिराइव, ठीक है। तो जैसे आपकी फरमाइश है, आप में से कोई पूछ रहा है कि इसे डायरेक्शन के बारे में दोबारा समझा दीजिए। थोड़ा इधर बड़ा फिगर करता हूं तो आपको क्लियरली दिखेगा। ये हो गया सर्कुलर पाथ, पार्टिकल पहले यहाँ पे जा रहा था और वो dt सेकंड के बाद इधर जा रहा है। ये है P2, ये है P1, P2 माइनस P1 निकालना है। सोचो, P2 माइनस P1 निकालना है। P1 ऐसा है, P2 ऐसा है ना। तो सोचो, यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये हो गया P2, ठीक है, और ये P1 है तो ये हो गया माइनस P1, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। दो वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर है, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। P2 का मैग्नीट्यूड mb है, P1 का मैग्नीट्यूड mb है, माइनस P1 का भी मैग्नीट्यूड mb है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बीचों बीच होगा। बीचों बीच होगा मतलब किस डायरेक्शन में होगा, यू कैन इजीली गेस, इट विल बी टुवर्ड द सेंटर। P2 माइनस P1 इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ये हो गया P2 माइनस P1, क्योंकि हम कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहे हैं। अगर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम कहेंगे इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। रिजल्टेंट कैसे होगा, along the angle bisector, इस डायरेक्शन में होगा। I am not interested in calculating what is this length, मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल चुके हैं, डायरेक्शन इज लाइक दिस। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, एक चीज हमें समझ में आ गया, जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे, इसको मिटाते हैं और लिखेंगे यहां, क्या लिखेंगे, 10 when a mass m is moving in a circular path of radius r, circular path of radius r with speed v, the centripetal force acting on it has magnitude F is equal to mv square by r and direction perpendicular to velocity directed towards center of circle, ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर बाय r डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल। अब इसमें थोड़ा हम इसको ऐसे लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, जो आप जानते हो। लेकिन जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो आप लिख सकते हो ना, इसका v और ओमेगा में क्या रिलेशन है आपको मालूम है, v इक्वल टू ओमेगा। क्योंकि आपको मालूम है v इक्वल टू ओमेगा r, तो v के जगह ओमेगा डालिए, v के जगह ओमेगा डालिए और देखिए क्या आ रहा है, m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय r हो गया m ओमेगा स्क्वायर r। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। कैसा होता है ये, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो पक्का उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स है, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई मास m किसी एक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r में v स्पीड में जा रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाय r और m ओमेगा स्क्वायर r, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर।
अभी लास्ट 30-40 मिनट से हम लोग जो डिस्कशन किए सारे का कंक्लूजन इतना है। बीच में ये डिस्कशन डेरिवेशन आ गया बोल के थोड़ा आपको लेंदी लगने लग गया। अब आगे पढ़ने वाले हैं हम। अब जब हम आगे पढ़ेंगे पहले हम सोचेंगे कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमने से उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स आता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स आने से बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमता है। बेसिक पूरा का पूरा फिजिक्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के ऊपर रहता है। कॉज कौन है, इफेक्ट कौन है जानना बहुत जरूरी है। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घुमा तो सेंट्रीपिटल फोर्स आया, कि कोई बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स आया तो ये सर्कुलर पाथ में घुमा। रीजन कौन है बताओ? फोर्स के चलते चेंज इन मोमेंटम होता था कि चेंज इन मोमेंटम होने से फोर्स लगता था? ऑब्वियसली wherever an external force acts on a body undergoes a change in momentum। मतलब ये कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमने से सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट नहीं हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करने से कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो उसी चीज को लिखेंगे क्योंकि पूरा सोच उल्टा पुल्टा हो जाता है उसमें। ठीक है, अभी हम लोग जो डिस्कशन किए उसको प्रॉपरली हम लोग नोट करना शुरू करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नॉट मिस। नोट पॉइंट नंबर 3 की बात करें। ये हमारा कौन सा नोट पॉइंट हो जाएगा? नोट पॉइंट नंबर 4। नोट पॉइंट नंबर 4 हो। तो कोई बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाना है, हमें क्या करना पड़ेगा? हम कहेंगे whenever an external force acts on a body in a direction perpendicular to its velocity, the force behaves as centripetal force and the body tends to rotate in a circular path of radius r given by mv square by r is equal to the force। क्योंकि ये जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं Fn लगाऊंगा। Fn मींस नॉर्मल फोर्स, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। Fn इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। थोड़ा ध्यान से देखना, कोई बॉडी इधर मास m भी वेलोसिटी में जा रहा था, मैं चाहता हूं कि ये सर्कुलर पाथ में घूमे, तो हमें एक फोर्स A से लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा? ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे बिहेव करेगा और ये बॉडी सर्कुलर पाथ में जाने लगेगा। जिस सर्कुलर पाथ में हो जाएगा उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा? कैसे पता करेंगे? यू कंपेयर दिस फोर्स विथ mv स्क्वायर बाय r। m मालूम है, v मालूम है, f मालूम है, r निकल गया। तो r क्या हो जाएगा? r इज Fn, sorry, it is mv square by Fn। सोचो, ज्यादा फोर्स लगाएंगे कम रेडियस होगा, कम फोर्स लगाएंगे ज्यादा रेडियस होगा। फिजिकली ट्राई टू रियलाइज। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक आपकी दो, मान लो कि ये कोई एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फ्रेंड वाज रनिंग लाइक दिस, आप बगल में खड़े थे, जब वो आपको क्रॉस कर रहा था आप क्या किए? उसको हाथ पकड़ के खींच लिए। अगर आप धीरे से खींचोगे तो ही विल बी गोइंग इन ए पाथ लाइक दिस, और जोर से खींचोगे ही विल बी गोइंग इन ए पाथ लाइक दिस। सो ये कैसा कब होगा? व्हेन फोर्स इज स्मॉल। ऐसा व्हेन फोर्स इज लार्ज। देखो तो जब ऐसे जा रहा था तब रेडियस काफी बड़ा था, जब ऐसे जा रहा था रेडियस काफी छोटा था। Greater is the force, smaller is the radius।
समझ में आ रहा? दैट फोर्स विल डिसाइड कि आप कितने रेडियस की सर्कुलर पाथ में जाने की कोशिश करोगे। फोर्स विल डिसाइड। ठीक है, तो क्या पता चला कि R इज इक्वल टू mv²/Fn। सो जब भी किसी बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स आता है, कैसे? परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, तो वो फोर्स क्या होता है? क्या होता है? दैट बिहेव्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करता है। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालने का तरीका हुआ, उस फोर्स को mv²/r के साथ इक्वेट करो और उसमें से r का वैल्यू निकाल दो। तो ऐसे करके हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ निकाल सकते हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी ओनली हम देखना चाहते हैं कि इन ईच ऑफ एग्जाम्पल, in each of following cases, recognize, पहचान कौन? recognize the centripetal force। बहुत सारा फोर्स आ रहा है बॉडी के ऊपर ऑन दी मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो वो फोर्स का नाम क्या होगा? इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स टेंशन हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स वेट हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स कोई बाहर से पुश कर रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू सी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्सटर्नल फोर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक हमें मालूम है, इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। पहला बिट नंबर 1, Mercury is planet. Mercury revolves round Sun in circular path। ठीक है। An electron in hydrogen atom moves in circular path। ठीक है। बिट नंबर 3, ठीक है, हम कहेंगे कि एक सपोज ऐसे हियर इज ए टेबल है, टेबल के बीच में एक होल है, थ्रेड लगा है और कोई पार्टिकल को ये सर्कुलर पाथ में इसे घुमा रहा है, ये घूम रहा है। ठीक है, ये टेबल है, ये टेबल पे कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल टेबल है। फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। या फिर बिट नंबर 4 में देखो तो यहाँ पे कोई एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये जो पेंडुलम ऐसे झूल रहा था इसको ऐसे धक्का मार दूंगा तो ऐसे झूलेगा। इंस्टेड मैं इसको पकड़ के ऐसे फेंक देता तो क्या होगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसा गोल गोल घूमेगा। तो ये पेंडुलम में भी ऐसा गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, ये पेंडुलम अभी ऐसे गोल गोल घूम रहा है। आपको पता करना है कि व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स पता करना है, पहचानना है वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश? कोई पेंडुलम ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, बात अलग है, ये घूम रहा है। दैट मींस द थ्रेड इज फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ ए कोन। इट इज अदरवाइज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। ध्यान रखना, तो पढ़ेंगे इसको। हाँ, तो ये हो गया। ये सारा केसेस में हमें पहचानना है कि व्हाट इज द फोर्स व्हिच इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। 4 केस दिया गया, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो क्या कहेंगे ऐसा केस में,
सॉल्यूशन। हर केस, हाँ जस्ट अ मिनट, हर एक केस में हम देखेंगे क्या है वो फोर्स जो कि परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। व्हेन मर्क्यूरी इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो मर्क्यूरी के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस हो सकते हैं, बट व्हाट इज दैट फोर्स जो कि इसका वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है और डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर है? ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम कहेंगे बिट नंबर 1 में हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। अच्छा, दूसरा केस में अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहा है, सन थोड़ा कुमड़ा दिख रहा है, हाँ अभी सन ठीक दिखने लगा। तो अब देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। क्या फोर्स है जो कि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है? तो आप कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बाय द न्यूक्लियस। बिट नंबर 3 में देखेंगे ये घूम रहा है, घूम रहा है और इसके ऊपर तो वेलोसिटी तो उसका ऐसा है, उसको परपेंडिकुलर होके ये फोर्स भी है, उसका वेट भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है। वेट और नॉर्मल रिएक्शन वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, ऐसा ऐसा घूम रहा है ना, तो वेट डाउनवर्ड हुआ। वेट और नॉर्मल रिएक्शन दोनों वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, लेकिन वो तो टुवर्ड्स सेंटर नहीं है ना, टुवर्ड्स सेंटर है क्या? टेंशन इन द थ्रेड। तो आप कहोगे दिस इज द टेंशन इन द थ्रेड। सो आप कहोगे इसमें हो गया टेंशन इन thread, because that is the only force which is perpendicular to velocity directed towards center। अब कहोगे सर ऐसा अगर केस आया कि परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी टुवर्ड्स सेंटर दो तीन फोर्स आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? जब कोई चीज ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जब इधर से गुजर रहा है, एक टेंशन भी है, एक वेट भी तो है, दैट इज द नेट फोर्स अलोंग द थ्रेड। आपको क्या देखना पड़ेगा? What is centripetal force? T minus mg, because we want to know the net force in this direction, so it will be T minus mg। अच्छा, बिट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। देखो ये जब घूम रहा है, इस सर्किल का सेंटर यहाँ नहीं है भाई, यहाँ है, सेंटर यहाँ है, तो इधर को क्या फोर्स है? थोड़ा मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम करके तो देखूं। यहाँ पर कोई एक टेंशन है, एक वेट है, there are two forces only। weight is perpendicular to velocity, हाँ perpendicular to velocity। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे घूम रहा है और वेट नीचे की तरफ, yes perpendicular to the velocity। क्या थ्रेड perpendicular to the velocity? देखते हैं, ये ऐसे 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 जा रहा है और थ्रेड इसको ऐसा है, थ्रेड इज ऑलवेज लाइक दिस, है ना, ये ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, थ्रेड इज आल्सो perpendicular to the velocity, but which force is directed towards the center? ना टेंशन टुवर्ड्स ये पॉइंट सेंटर है ना, सॉरी mg इधर को तो नहीं है, mg इज वर्टिकल एंड इट इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ mg इन दिस डायरेक्शन? 0, बट देयर इज सम कंपोनेंट ऑफ t इन दिस डायरेक्शन जो कि इसको घुमा रहा है। तो इस केस में क्या लिखेंगे? नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ t, इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of T, tension in the thread, that gives you the necessary centripetal force। मतलब अगर ये m मास v स्पीड में r रेडियस में घूम रहा है और ये एंगल थीटा है, तो m v स्क्वायर बाय r को हम लोग t cos थीटा कहेंगे। हर केस में अगर कोई बॉडी घूम रहा है तो उसके ऊपर पक्का एक सेंट्रिपेटल फोर्स होगा। थोड़ा प्रैक्टिकली गेस करते हैं क्योंकि सारा 3D फिगर इधर दिखाना मुश्किल होता है। सोचो कि ये पेन मेरे हाथ में रखा हुआ, मैं हाथ को मूव किया, जब मैं हाथ को मूव किया पेन भी तो सर्कुलर पाथ में जा रहा है। चलिए बताइए, हु इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स? थोड़ा आप ध्यान से अगर देखोगे तो जब मैं हाथ को ऐसे मूव करवा रहा हूं, व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पेन? वन इज द वेट, है ना,
दूसरा इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ माई फिंगर्स, दबा रहा हूँ इस नॉर्मल रिएक्शन ऑफ माई फिंगर्स। एंड अगर मान लो कि मैं यहाँ पर उंगली में तेल लगा देता हूँ और मेरे हाथ को जोर से इसे मूव कर लूंगा तो क्या होगा, ये फिसल के निकल जाएगा, मतलब इसको बाहर फिसलने की टेंडेंसी है। तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। तीनों फोर्स जो है हम देख रहे हैं, ऐसा वेट हुआ, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, और इसको बाहर फिसलने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शनल फोर्स इनवर्ड है। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज perpendicular to the velocity directed toward the center. Frictional force is perpendicular to the velocity directed toward the center. So the frictional force between the two fingers that gives it necessary centripetal force. समझ में आया? तो सारा केस में आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा what is the external force which helps the body to rotate in the circular path.